तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। चैप्टर 3 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लास 10th में मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल की प्रॉपर्टी क्या है तुम्हारी, मेटल और नॉन मेटल की हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो बेटा, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारा क्या बना लेता है, मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ एयर के प्रेजेंस में, तो बनाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बना लेता है, मेटल ऑक्साइड बना लेता है। मतलब मान लो कोई भी एक मेटल ले लो और वो जो मेटल ऑक्साइड बनता है ना बेटा, वो नेचर में बेसिक होता है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है, कि जो इसने ये मेटल ऑक्साइड बनाया ये नेचर में कैसा है, बेसिक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये नेचर में बेसिक होगा तो एक बात बताओ, इसमें क्या, अगर तुम टेस्ट करो, लिटमस पेपर टेस्ट करो, तो आपको पता है बी से बेसिक, बी से ब्लू कलर। तो अगर मैं लिटमस पेपर वाला टेस्ट करूँ तो ये कैसा कलर देने वाला है, ब्लू कलर देने वाला है। तो ये रेड लिटमस को किसमें चेंज कर देता है, ब्लू कलर के लिटमस में चेंज कर देता है। मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी सबको समझ में आई। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना लेता है, मेटल ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। मेटल ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना लिया, मेटल ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। नेचर में कैसा है, बेसिक, इसलिए रेड लिटमस में चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस में चेंज कर देगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो। जो सोडियम और पोटेशियम है, ये रूम टेम्परेचर, अब डिपेंड करता है ये कौन कैसे रिएक्ट करता है। अब इसमें दिया हुआ है सोडियम और पोटेशियम। अब ये जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं बेटा, ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही ना रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो क्या लिखा है, सोडियम और पोटेशियम रूम टेम्परेचर बेसिक ऑक्साइड ही बनाएंगे। सोडियम ने रिएक्ट किया तो सोडियम ऑक्साइड बना लिया, पोटेशियम ने रिएक्ट किया तो पोटेशियम ऑक्साइड बना लिया। अब एक बात बताओ, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव, क्या हम मेटल को ऐसे ही रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो हम क्या करते हैं, ये जो तुम्हारा पोटेशियम और ये जो सोडियम है, इनको केरोसिन के अंदर डिप करके रखा जाता है। जो भी ये हमारे पोटेशियम और ये होते हैं, ये रिएक्टिव मेटल होते हैं, और ये आसानी से क्या करते हैं, आग को पकड़ लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि ये जो मेरे पोटेशियम और जो मेरे सोडियम है, ये आसानी से क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये फायर कॉज कर सकते हैं, इसीलिए इनको हम क्या करते हैं, केरोसिन के अंदर डिप करके रखा जाता है, ताकि इनकी जो रिएक्शन है उनको क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। तो ये कुछ रिएक्शंस हो गई, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन है, अब इसी में एक आ गया है कि जो मेटल ऑक्साइड आपका बना, उस मेटल ऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो, तो वो उसी मेटल का एक हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है, जो कि क्या एक तरीके से बेस हो जाएगा। तो देखो ये बना था, ये बेसिक नेचर में, वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, मतलब ये मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। तो मैंने पहली चीज़ क्या बताई, पहली चीज़ हमने ये पढ़ी है कि क्या बोला तुमने, मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो तुम्हारा मेटल ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब इसी मेटल ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, मेटल के आगे OH लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। और जो मेटल हाइड्रोक्साइड में वो नीचे में कैसा होता है बेटा, अल्कली होता है, मतलब एक बेस होता है। अल्कली कौन होते हैं, ऐसे बेस जो पानी में डिजॉल्व होते हैं। अब देखो बेस तो सारे होते हैं, पर कुछ बेस पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं और कुछ बेस पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो अल्कली क्या होते हैं, ऐसे बेसिस जो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। अब मैग्नीशियम पे आ जाओ, मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर पे आसानी से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा हीट दे दो, अभी मैंने क्या पढ़ा, सोडियम पोटेशियम आसानी से रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाता है, लेकिन मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता। इसको हल्की सी आपको क्या देनी पड़ेगी, हीटिंग देनी पड़ती है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ये क्या देता है, बहुत सारी लाइट देता है और हीट देता है। अभी तक आपने क्या डिफरेंस पढ़ा, सोडियम पोटेशियम रूम टेम्परेचर पे कर जाता है, मैग्नीशियम हीट नहीं, हीट रूम टेम्परेचर, इसको हमें क्या देनी पड़ती है, क्या देनी पड़ती है, इसको हमको हीटिंग देनी पड़ती है, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या बोला, जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो क्या करता है, हमारा हीट और लाइट देता है। ये भी बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, और ये जो बनता है ये वाइट पाउडर की फॉर्म में बन रहा होता है, बस ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, बेसिक ऑक्साइड है। अभी जो मैग्नीशियम है ना, हमारा कम रिएक्टिव है, सोडियम पोटेशियम से कैसा होता है, ये कम रिएक्टिव है, ठीक है। ये जो मैग्नीशियम है ये सोडियम पोटेशियम से कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसके लिए क्या जरूरत होती है, हीट की रिक्वायर होती है। अगर ज़्यादा रिएक्टिव होता तो ये रूम टेम्परेचर पे ही कर जाता, ठीक है। और ये पानी के अंदर पार्शियली डिज़ोल्व होता है, पूरा डिज़ोल्व नहीं होता। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, इसे एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, अल्मुनियम मेटल। देखो अब अल्मुनियम भी अगर मेटल से रिएक्ट करेगा तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब कुछ मेटल ऑक्साइड देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, कुछ मेटल ऑक्साइड, अच्छा देखो मेटल ने ऑक्सीजन का रिएक्ट किया तो क्या बना लिया, मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और क्या बना लिया, मेटल का ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। और अब ये जो बेटा मेटल ऑक्साइड जो होता है, ये कैसा नेचर में है, बेसिक नेचर में। पर कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं और
बेस के साथ भी रिएक्शन शो कर रहे होते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कह रही हूँ समझो, कि कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं बेटा, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं नेचर में जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, और एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं, और बेसिक, तो दो तरीकों से कह सकते हो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं। तो यहाँ पे वही वाली बात लिखी है मैंने कि दोज मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस एंड ऑल्सो शोज, दिखाते हैं क्या, एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा आपको। ये रहा, अब उसके दो एग्जांपल है आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड के। पहला एग्जांपल क्या है, Al2O3, और दूसरा क्या है, जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ समझो हो क्या रहा होगा, अल्मीनियम ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो अल्मीनियम ऑक्साइड बन गया, Al2O3 बना। याद रखना ये Al2O3 बनाएगा, ALO नहीं बनाएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें एक्सचेंज होता है वो हो जाता है। अब ये जो अल्मीनियम ऑक्साइड है एक ऐसा एम्फोटेरिक, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एसिड का रिएक्ट करता है। तो देखो अब एसिड और बेस मिल रहा है, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो रही है, समझो। मैंने क्या बोला, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और बेस के साथ भी कर रहा है। HCl आपका एसिड और ये क्या है, आपका बेस है। ठीक है, अब इसको समझो, ये एसिड है, ये बेस है, दोनों के साथ कर रहा है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है बेटा, तो ये बेस की तरह काम करता है, और जब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ये एसिड एसिड की तरह काम करता है। समझ रहे हो मेरी बात, क्या तभी तो ये एसिड है, यहाँ पे एसिड मिल गया तो ये बेस की तरह काम करेगा। तो आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होती है, एसिड और बेस मिलते हैं, एसिड प्लस बेस मिलते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एसिड और बेस मिलते हैं, और क्या बन जाता है बेटा, आपका आपका सॉल्ट बन जाता है, और साथ ही साथ आपको क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, वाटर बन जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो हमारे एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं और बेस के साथ भी शो करते हैं। अगर वो एसिड के साथ काम रिएक्शन शो करेगा तो बेस की तरह काम कर रहा होगा, और अगर वो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा होगा तो इसका मतलब किस तरह बिहेव कर रहा होगा बेटा, एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ बातें लिखी गई हैं कि अल्मोनियम, जिंक और ये जो मैग्नीशियम है, इस पे जब ऑक्सीजन लेयर करते हैं तो इस पे एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है। मतलब अगर मैंने मैग्नीशियम को ऐसे ही छोड़ दिया हवा में, तो इसके ऊपर एक ऑक्साइड क्या चढ़ जाएगी, लेयर चढ़ जाएगी। और ये लेयर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा नेचर में कैसी होती है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है, और ये फर्दर ऑक्सीडेशन होने से मेटल को बचा लेती है। समझे मेरी बात। अब आयरन मेटल पे आ जाओ, आयरन मेटल रिएक्ट करता है तो ये भी ऑक्साइड बनाता है। अब आयरन मेटल को ना आसानी से बर्न करोगे तो कुछ भी काम नहीं बनने वाला। अगर आयरन मेटल का ऑक्साइड बनाना है तो इसको हमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ती है। ठीक है, कॉपर मेटल के साथ भी सेम यही है, ये भी यानी बर्न नहीं करता, स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे दो तब भी। ठीक है, दोनों सेम है, आयरन कॉपर का लगभग सेम एक तरीके से। ठीक है, इसमें क्या होना है, कौन सा वाला ऑक्साइड में का याद रखना, आयरन जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो Fe3O4 बनाएगा। क्या बनाएगा, इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोल देते हैं इसको हम, मैग्नेटाइट। इसको लिखने तरीके आयरन 2 3 ऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पे 2 3 क्यों, ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि आयरन पे 2 का भी चार्ज है और 3 का भी चार्ज है, इसलिए बोला गया है आयरन पे 2 और 3, मतलब क्या है, 4 दिखा रहा है। और Fe3O4 को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटाइट बोल देते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन में है क्या हो रहा है कि दो तरह की, एक तो उसमें क्या हो रहा है, दो डिफरेंट डिफरेंट, वही मैंने बात बोली भी, देखो दो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये और ये। Fe2+ को बोलते हैं फेरस, उसको बोल देते हैं फेरिक, इसीलिए यहाँ पे 2 और 3 दोनों लिखा पड़ा है। अगर देखो मैंने बोला आयरन तो नहीं जलेगा आसानी से, रूम टेम्परेचर पे भी जलाओगे, बहुत ज़्यादा हीटिंग दोगे तो भी आयरन आसानी से बर्न नहीं करेगा और ऑक्साइड नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आयरन की फीलिंग्स हो, अगर मैं आयरन को पाउडर फॉर्म में कर दूँ तो अब क्या हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में करने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इसीलिए क्या कर जाएगा, आसानी से जल जाएगा। क्या लिखा है इसमें, विग्रसली व्हेन बर्न विग्रसली, अगर जो आयरन की फीलिंग्स होती है, जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आयरन है, आसानी से जलता है जब हम क्या करते हैं, उसको फ्लेम ऑफ बर्न पे ऐसे स्प्रिंकल कर रहे होते हैं, मतलब छिड़क रहे होते हैं एक तरीके से। कॉपर में भी यही है, कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से, तो ये ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म कर लेगा अपने ऊपर, कॉपर ऑक्साइड बनता है वो काला सा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला गया, जो सिल्वर और जो गोल्ड है वो रिएक्शन नहीं करते, ना ही कोई ऑक्साइड बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव मेटल है। ठीक है बेटा, हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी ना, अब दूसरा क्या है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो बेटा जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये वाली बात याद रखो, वो ऑक्साइड भी बना सकता है और हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है, डिपेंड करता है कि क्या है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी अगर मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड ही बना सकता है और मेटल ऑक्साइड भी, और साथ में कौन सी गैस निकलने वाली है, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, आप लोगों को पता है हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का तरीका क्या है, एक मॉर्निंग कैंडल को लेकर आओ, इसके पास लेकर आओ, ये पॉप साउंड के साथ फट जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि वाटर के साथ करता है रिएक्शन, तो कब ऑक्साइड बनेगा और कब हाइड्रोक्साइड बनेगा, हमें ये याद रखना है। तो जो मेटल होता है बेटा, जब वो कोल्ड वाटर और हॉट, अब देखो पानी 3 तरीके के हैं, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम वाटर। तो मेटल बेटा इतना याद रखो, जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ करता है? स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, तो बेटा आपका मेटल ऑक्साइड बन जाता है। क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। और जब वो कोल्ड और हॉट के साथ करेंगे बनेगा, तो क्या बनेगा आपका? मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो दोबारा बता रही हूँ मैं एक बार, जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ करता है? स्टीम के साथ, तो बेटा ये मेटल ऑक्साइड बनाता है। और जब मेटल मेरा कोल्ड या हॉट वाटर के साथ करता है बेटा, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। और हाइड्रोजन गैस तो दोनों केस में निकलने वाली है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब ना तुम्हें मेटल याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ वाटर के नीचे तो लिखा नहीं होगा ना कोल्ड है कि वैसा पानी है। तो याद रखो, कोल्ड वाटर के साथ सिर्फ ये मेटल रिएक्शन शो करते हैं, पोटेशियम, सोडियम, सोडियम और कैल्शियम। ठीक है, ऐसे याद रखो। ठंड में, कोल्ड में जो नाक का फालूदा हो जाता है। ठंड में मतलब कोल्ड में नाक का फालूदा हो जाता है। ना से नाक, एन के नाक का फालूदा हो जाता है। तो ये याद हो गया आपको। तो कोल्ड का क्या हो जाएगा? नाक का फालूदा। तो Na और वो, अब देखो, और ऑक्साइड बन जाएगा। OH लग गया यहाँ पे भी, यहाँ पे ये, और यहाँ पे भी OH। अब यहाँ पे CaOH क्यों है? आपने पढ़ा रखा है 9th क्लास में, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रखा है। OH पे 1 का चार्ज होता है, Ca पे 2 का चार्ज होता है। तो 1 का चार्ज कैल्शियम पे आ जाएगा और Ca का चार्ज 2 वाला हाइड्रोक्साइड पे। और तीनों केस में देखो बेटा हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को भी? ठीक है। अब हॉट वाटर के साथ बताओ मैंने क्या बताया था? वही हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसमें एक ही एग्जांपल है, मैं हॉट से याद रख लो, मैजी हॉट, मैजी हॉट, मतलब मैग्नीशियम किसका रिएक्शन शो करेगा? हमारा इसके साथ। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रही हूँ ताकि आप कभी भूलोगे नहीं याद करने का तरीका। ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, क्या बना लेगा? MgOH2। इसमें देखो MgOH2 क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम पे 2 का चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड पे 1 का चार्ज होता है। तो दोनों के चार्ज इंटरक्रॉस होंगे और क्या बन जाएगा? तुम्हारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। और हाइड्रोजन गैस बेटा यहाँ पे भी निकल जाएगी। आगे, अब स्टीम के साथ क्या बनने वाला था? अकेला ऑक्साइड बनने वाला था। फिर से रिपीट कर रही हूँ, होल्ड हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, स्टीम वाटर में सिर्फ स्टीम के साथ क्या बनेगा बेटा? वो सिर्फ हमारा ऑक्साइड बनाएगा। बाकी ठंडे और गर्म पानी के साथ क्या बनाने वाला बेटा? वो हाइड्रोक्साइड बनाने वाला। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं। अब ये याद कर लो कि यही मेटल इनके साथ मेरे स्टीम के साथ रिएक्शन शो करते हैं। कौन कौन से है वो? अल्मोनियम, आयरन और जिंक। हम्म, अब ऐसे याद रखो, फीके आलू जरा स्टीम से पका दो। आलू जरा फीके आलू जरा स्टीम से पका दो। तो मेरे ख्याल से ये भी याद हो जाएगा आपको कि Fe से आयरन, आ से आलू और जरा से जिंक। फीके आलू जरा किससे पका दो? उससे बना दो। सबके ऑक्साइड बना देना। अल्मोनियम का ऑक्साइड ऐसा दिखता है, ये ऐसे ही लिखना है, पेपर में आएगा। तो अगर आपने Al3O4 लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा, यही वाला ऑक्साइड बनेगा। जिंक ऑक्साइड और आयरन का भी ये वाला ऑक्साइड ही बनेगा, Fe3O4। क्योंकि मैंने देखा था एग्जाम में बच्चों ने बहुत सारी गलती कर कर देते हैं बच्चे, तो ये गलती मत करना। इसका नाम क्या था? मैग्नेटाइट। हमने पीछे पढ़ा था अभी। दूसरी क्यों लगा है बेटा? क्योंकि यहाँ पे दूसरी लगने के पीछे कारण है क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन से 2 की भी है और 3 की भी है। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। अब मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ। तुम्हें पता है अगर मेटल किसी भी डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करेगा, तो तुम्हें पता है क्या बनाएगा वो? सॉल्ट बनाएगा। मेटेलिक सॉल्ट बना लेगा और कौन सी गैस निकाल देगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ देख लो, मेटल रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो NaCl और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अगला देखो, मैग्नीशियम ने भी सेम किया, तो MgCl2 और Cl2 लग गया यहाँ पे। ठीक है, अल्मोनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल गई। जिंक का देख लो, सेम वही, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। आयरन का देख लो, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन गई। कॉपर में भी यही, इसमें भी यही। अब Hg में क्यों नहीं रिएक्शन हो रहा और इसमें क्यों नहीं? क्योंकि हाइड्रोजन से ये सारे कम रिएक्टिव है। कालू केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पता पकाता है, क्योंकि है जी। क्यों से कॉपर, Hg से मरकरी। अपना जी, और ये सारे रिएक्शन शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सारे के सारे हाइड्रोजन से क्या है? लेस रिएक्टिव है, इसलिए कोई भी रिएक्शन शो नहीं करने वाले हैं। अब याद रखो ये वाली बात, मैंने यहाँ पे HCl के साथ अगर सल्फेट होगा, अगर मैंने बोला सल्फेट है, ये भी तो एसिड है, तो यहाँ पे जो हम क्लोराइड लगा देते हैं वहाँ पे सल्फेट लग जाएगा। जैसे सोडियम को सल्फ्यूरिक एसिड लगा तो सोडियम सल्फेट बना। अब ऐसे ही तुम कर लो, क्योंकि सल्फेट लगाए तो सॉल्ट भी तो सल्फेट वाला ही बनेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से अब ना जो मेटल होता है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करता है, तो कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हमने क्या पढ़ा कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या निकालता है? हाइड्रोजन गैस निकाल रहा होता है। लेकिन हम जब नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं, तो इसमें कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। क्यों? इसके पीछे कारण है, आओ उसको समझते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला
कि जो भी नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, अगर उसको मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो ये H2 गैस नहीं रिलीज करेगा। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा कि मैंने ऊपर देखो, मैंने जब HCl के साथ कराया था तो भी मेरा क्या, कौन सी गैस निकल रही थी, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। ऊपर में देखो निकल रही थी। अब यहाँ देखो नीचे सल्फेट के साथ कर रहे हैं तो भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर रही है। उसका पीछे का कारण ये है बेटा कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा अब ये बताओ मुझे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज, अच्छा ऑक्सीडेशन क्या होता है पहले ये समझो। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को हम ऐड कर देते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे? जो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा होगा या ऑक्सीजन ऐड करा रहा है किसी के अंदर। तो जो तुम्हारा नाइट्रिक एसिड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये ऑक्सीजन को ऐड करेगा। क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को ऐड करेगा। मान लो इसमें रिएक्शन होती है तो इसमें हाइड्रोजन गैस बनता है। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना होगा, नो डाउट बना होगा। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनेगा, ये HNO3 क्या करेगा, इसके अंदर ऑक्सीजन को जोड़ देगा। अब तुम्हें पता ही है ऑक्सीजन के अंदर जुड़ेगा तो ये क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। इसीलिए कह देते हैं कि इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती है। अब इस लाइन को पढ़ो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग गैस है। तो एज सून एज द H2 गैस इज फॉर्म, जैसे ही H2 गैस बनती है इन द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड, द नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज दिस H2, ये ऑक्सीडाइज कर देता है इस H2 को। मतलब इसके अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। और किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, इसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए कोई भी H2 गैस इवॉल्व नहीं होती है। समझ में आई? ठीक है। अब आगे देखो, ये जो नाइट्रिक एसिड होता है हमारा, ऑक्सीडाइज कर देता है H2 को वाटर के अंदर, ये वाली बात होती है। ठीक है। और क्या बना लेता है हमारा, ये बन जाता है और खुद रेड्यूस हो जाता है। क्या करता है, उसको तो ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद रेड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर। अब कौन कौन से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं, ये वाले बनते हैं। उसने वाटर को, H2 को तो वाटर में कन्वर्ट कर दिया, खुद क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। और किस पे कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में, जो कि ये ऑक्साइड है। ठीक है। अब मैग्नीशियम और मैंगनीज में देखो, कुछ लेकिन मेटल होंगे जो नाइट्रिक एसिड का भी रिएक्शन शो करेंगे, लेकिन बहुत ही डाइल्यूट। देखो यहाँ पे क्या लिखा पड़ा है, हमने पढ़ा मैग्नीशियम के साथ मेटल रिएक्ट नहीं करते और करेंगे तो H2 गैस रिलीज नहीं करेंगे। लेकिन कुछ मेटल होते हैं, अब देखो केमिस्ट्री है, अब कुछ तो है भाई, होता है ना किसी कुछ, किसी किसी के अंदर बहुत चुल होती है कि भाई अगर कोई वो काम नहीं कर रहा तो मैं तो करूंगा, भले कोई करे चाहे ना करे। तो मैग्नीशियम और मैंगनीज को वो मेटल समझ लो जिनको अलग ही चुल है, भाई अगर कोई नहीं कर रहा तो मैं करूंगा। इन दोनों ने ऐसा बोला कि अगर कोई नहीं कर रहा तो क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो करूंगा। वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने करे चाहे ना करे, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं तो रिएक्शन शो करूंगा ही करूंगा, वो यही कह रहा है। तो ये जो मैग्नीशियम और मैंगनीज है ये करते तो हैं, लेकिन बहुत ही वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड करते हैं। डाइल्यूट भी नहीं, वेरी डाइल्यूट करेंगे, H2 गैस रिलीज कर देंगे। अब एवन करेगा तो मैंगनीज नाइट्रेट बना लेगा, और मैग्नीशियम करेगा तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बना लेगा, सॉल्ट बन गए। कौन सी गैस रिलीज कर गई, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर गई है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना आपको समझ आ गया होगा। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है, जब मेटल रिएक्शन करता है सॉल्ट के साथ, जब मेटल किसी भी सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है, मेटल ए रिएक्शन करेगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी। मतलब मान लो ये मेटल ए है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी का मतलब क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंपल अगर समझो तो। सल्फेट लगा बड़ा मतलब ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, किसी दूसरे मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अगर जो तुम्हारा मेटल ए है, मेटल बी से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। बस इसमें यही है, और कुछ नहीं है इसमें, देखो ध्यान से। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, डिस्प्लेस कर देगा। बस थोड़ा सा कलर चेंज ज़्यादा होता है, जिंक सिल्वर वाइट होता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो कलर से ज़्यादा ये रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है। इसमें एजी को अगर यूज़ करेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब वो कम रिएक्टिव है, इसलिए नहीं हो पाएगी। ये कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं, इसको देख लेना एक बार। ठीक है, हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इधर आ जाओ। अब मेरा मेटल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस के साथ। जब भी हमारा मेटल किसी भी हाइड्रोजन गैस का रिएक्ट करता है बेटा, तो मेटल हाइड्राइड बना लेता है। क्या बना लेता है, मेटल हाइड्राइड बनाता है। और ये जो मेरे मेटल हाइड्राइड होते हैं जनरली नेचर में कैसे होते हैं बेटा, ये आयनिक होते हैं। कैसे होते हैं, आयनिक होंगे, मतलब इसमें चार्जेस होंगे एक तरीके से। तो Na अलग हो जाएगा, H प्लस अलग हो जाएगा, बस H लगा दो, बस क्या है, Na है, Na रिएक्ट किया H का तो NaH बन गया, मेटल हाइड्राइड। वैसे बहुत ही रेयरली आता है, बस जान लो। अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्राइड बना लेगा। क्या बनेगा, हाइड्राइड मतलब H2। और ये आयनिक है नेचर में। कैल्शियम नहीं कर रहा रिएक्ट तो कैल्शियम हाइड्राइड बन गया। मेटल हाइड्राइड नेचर में कैसे, आयनिक कंपाउंड है। मतलब अगर मैं इसको पानी के अंदर डालूँ तो ये आयंस में टूट जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। अब मेटल को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराऊँ तो मेटल क्लोराइड बन जाएगा। ये जो मेटल क्लोराइड है ये भी कैसा होगा, नेचर में आयनिक को, ये कैसे करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। वो देखो Na+Cl, NaCl, Ca+Cl, कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ फर्क क्या है, इसको पानी में डालोगे तो Na प्लस में और Cl माइनस में टूट जाएगा, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। सबके साथ वही फंड है।
ठीक है, तो ये थी मेरी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल देख लो, फिर से वही है। अब तो जो तुम्हारा नॉन मेटल होता है ये भी हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है और नॉन मेटल ऑक्साइड बना लेता है। अब देखो वहाँ पे हमने क्या बोला था कि जो मेटल ऑक्साइड होता है बेटा वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं नेचर में, एसिडिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं हमारे। ठीक है, तो चलो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, अगर नॉन मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा हमारा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन फ़र्क क्या है, जो मेटल ऑक्साइड बना था बेटा वो नेचर में कैसा था, बेसिक, और ये नेचर में कैसा हो जाएगा, एसिडिक और न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ देखो, अगर कार्बन को मैंने सफिशिएंट ऑक्सीजन दी है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वो नेचर में कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अगर कार्बन को सफिशिएंट ऑक्सीजन दी गई है तो क्या बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये नेचर में कैसा है बेटा, एसिडिक ऑक्साइड। अब यहाँ देखो कार्बन को, यहाँ पे ना कार्बन को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं दी गई है तो अब बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कैसा है हमारा, न्यूट्रल ऑक्साइड है। दोनों केस बन गए कि जो ये होते हैं हमारे नॉन मेटल होते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड भी बनाते हैं और बेटा बेसिक ऑक्साइड भी बनाते हैं। मेरे ख्याल से इसमें किसी को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ समझो, अब न्यूट्रल ऑक्साइड तो चलो ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा एसिडिक ऑक्साइड बना है, अगर तुम उसको पानी के साथ रिएक्शन करा दो, वो क्या करेगा, खुद का अपना एक एसिड बना लेगा। तो मैंने क्या कहा, दोबारा समझो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें। मैंने बोला थोड़ा सा ऐसे देखो, मैंने बोला बेटा कि जैसे कि जो भी तुम्हारा मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल ने रिएक्ट करा किसके साथ, वाटर के साथ, और क्या बना लिया, नॉन मेटल ऑक्साइड बना लिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है बेटा, ये नेचर में एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। यहाँ हमने पढ़ लिया कि जो भी मेरा नॉन मेटल ऑक्साइड है ये नेचर में कैसा है, एसिडिक भी हो सकता है, और नॉन मेटल ने रिएक्शन करा ऑक्सीजन के साथ, बना लिया नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और अब ये जो मेरा नॉन मेटल ऑक्साइड नेचर में एसिडिक भी हो सकता है, और दूसरी चीज़ें कैसा हो सकता है मेरा, बेसिक भी हो सकता है। ठीक है, एसिडिक सॉरी बेसिक नहीं, न्यूट्रल हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैंने आगे क्या बताया कि ये जो कार्बन होता है बेटा, जो हमारा कार्बन है, अगर मैं इसको सफिशियंट ऑक्सीजन दे दूँ, क्या करूँ मैं, अगर इसको सफिशियंट ऑक्सीजन दे दूँ तो बेटा ये मेरा क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और जो कि नेचर में कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, अब नीचे आ जाऊँ, मैंने बोला जब मैंने कार्बन को सफिशिएंट दिया था तो कार्बन डाइऑक्साइड बना था, जो कैसा नेचर था, एसिडिक नेचर में था। अब मैंने क्या करा है, कार्बन को सफिशिएंट अमाउंट में नहीं दिया, इनसफिशिएंट अमाउंट में दिया है। तो अब मेरा कैसा ऑक्साइड बनने वाला है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और जो कि नेचर में कैसा है बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो मतलब कि जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक और बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल दोनों ऑक्साइड बनाते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक बात बोली थी कि अगर जो भी तुम्हारा एसिडिक ऑक्साइड बना है, अगर तुम उसको वाटर के साथ रिएक्शन कर दो, मतलब जो भी ये मेरा एसिडिक ऑक्साइड था, इसको मैंने वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया, दिख रहा है आपको, H2O के साथ कर दिया, और जैसे ही बेटा मैं इसको H2O के साथ रिएक्शन करती हूँ, ये खुद का एक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऐसे क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड में, तो ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब सल्फर में देखो, इधर न्यूट्रल ऑक्साइड से एसिड नहीं बन सकता, सल्फर ने क्या करा यहाँ पे। अब सेम यहाँ पे जो बेटा सल्फर है, अब सल्फर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और बना लेता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब जैसे ही बेटा ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, क्योंकि नेचर में कैसा है, एसिडिक है, इसने रिएक्ट कर दिया पानी के साथ। ठीक है, और इसने भी क्या बना लिया बेटा, H2SO4 बना लिया, जो कि क्या है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, खुद का एसिड बना लिया। तो मैं यही कहना चाह रही थी, बस यही चीज़ समझानी थी। अब यहाँ देखो, H2 ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और वाटर बना लिया, क्योंकि न्यूट्रल ऑक्साइड है तो ये आके जाकर हमारा कोई भी एसिड नहीं बना सकता है। अब यहाँ देखो, ये जो तुम्हारा नॉन मेटल है वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन शो वहाँ पे वाटर के साथ कर रहा था, और ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड में आ रहा था मेटल के साथ, पर इसमें कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, ना यहाँ पे डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन वाले में भी कैसे होगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चलेगा। इसमें जो रिएक्टिविटी जैसे उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी, इस वाले में कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। इस वाले में क्या होता है, होगी, लेकिन इसमें इस ऑर्डर के हिसाब से चलेगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के हिसाब से चलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, अब वो समझो, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है NaBr का, इसको रिएक्शन करा दिया मैंने क्लोरीन के साथ। ठीक है, और जैसे ही बेटा मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, ये जो मेरा क्लोरीन है ये क्या करेगा, क्लोरीन क्या है, ज़्यादा पावरफुल है किससे, Br से। ठीक है, तो इस क्लोरीन ने क्या करा, इस Br को इस रिएक्शन से आउट कर दिया। समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, NaBr है, इसमें क्लोरीन लगा पड़ा है, और मैंने अभी बताया बेटा ये जो क्लोरीन होता है ये ज़्यादा शक्तिशाली है किससे, ब्रोमीन से। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, Br को रिएक्शन से आउट कर देगा और खुद इसकी जगह ले लेगा।
समझे यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे जैसे इसने जगह ले ली तो NaCl और Br बन, क्योंकि N ने क्या करा, इसकी Cl ने क्या करा, Br की जगह ले ली। यही है। अगली प्रॉपर्टी है क्लोरीन के साथ। यहाँ पे भी नॉन मेटल क्लोराइड बनेगा, लेकिन बस फर्क क्या है, वहाँ पे आयनिक वाला था और यहाँ पे कोवलेंट है। ये कैसा है नेचर में, कोवलेंट क्लोराइड है। कोवलेंट क्या होता है और आयनिक क्या, आयनिक में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कोवलेंट में बेटा क्या होता है तुम्हारा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बस यहाँ पे एसिल कर देना। और यहाँ पे एस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड इनके बीच में, कैसा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। इसलिए मैंने इसका नाम क्या बोल दिया है, HCl नहीं, इसको मैंने बोला है हाइड्रोजन क्लोराइड बोल दिया है। बस यही है। हाइड्रोजन के साथ करेगा तो हाइड्राइड बनेगा, बस फर्क क्या है, वहाँ पे आयनिक बन रहा था, यहाँ पे आयनिक क्लोराइड या हाइड्राइड था, यहाँ पे कोवलेंट हाइड्राइड या क्लोराइड होगा। ठीक है, इसलिए इसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोला जाता है। यहाँ देखो, H के साथ करेगा अमोनिया तो अमोनिया बन जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन करेगा तो। बस यही कुछ प्रॉपर्टीज थी मेटल की और नॉन मेटल की। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। PDF में शेयर कर दूंगी, उसको देख लेना। ठीक है, नहीं समझ आ रहा दोबारा देखो, बार बार देखो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और CBSE बोर्ड हो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, उसके लिए आपका ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ना पड़ रहा है उतनी बार पढ़ो। पर टॉपिक को जब तक गो थ्रू नहीं करोगे बार बार, तब तक आपको ये समझ नहीं आने वाला है। मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में अपना डाउट डाल दो, मेरे से पूछ लो। ऑफलाइन स्टूडेंट्स मेरे से ट्यूशन में भी पूछ सकते हैं। बाकी अगर किसी ने मेरी वीडियो देख रहा है कोई, तो आप कमेंट में भी डाल दो, मैं डाउट आपका ज़रूर वहाँ पे कोशिश करूँगी कि वहाँ पे सॉल्व हो जाए। ठीक है, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।